मेरा नाम प्रताप है और मैं कोलकाता का निवासी हूँ। पेशे से मैं एक लेखक हूँ और मेरी कहानियाँ अक्सर सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। मुझे रहस्य और रोमांच की कहानियाँ लिखना बेहद पसंद है। मेरी कहानियों में सच्चाई की झलक होती है और शायद इसीलिए मेरे पाठक मेरी किताबों को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मैंने मेरे जीवन में कभी भी ये नहीं सोचा था कि कहानियां लिखते लिखते ही कभी मेरे जीवन में भी कोई ऐसा डरावना हादसा हो जाएगा जिसकी वजह से मुझे मेरे ही जीवन में घटी एक डरावनी घटना के बारे में एक हॉरर कहानी लिखनी पड़ेगी। और आज मेरे जीवन में घटी उसी डरावनी घटना की वही कहानी मैं आप सभी लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। जिस घटना की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन की सबसे डरावनी और असामान्य घटना है। यह घटना तब की है जब मुझे दार्जिलिंग जाना था अपनी नई कहानी के लिए प्रेरणा लेने। मैंने हावड़ा से दार्जिलिंग जाने वाली ट्रेन की टिकट बुक की थी। ट्रेन का नाम था दार्जिलिंग मेल। यह ट्रेन अपने आप में एक इतिहास थी जिसे ब्रिटिश काल से चलाया जा रहा था। ट्रेन के डिब्बे पुराने लेकिन मजबूत थे और उनमें एक पुरानी दुनिया की खुशबू बसी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैं उस ट्रेन में चढ़ा तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा मैंने अपने डिब्बे में एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस की। वो रात का समय था और ट्रेन के डिब्बे में रोशनी की कमी थी। लेकिन कुछ देर बाद मैंने अपने उस डिब्बे में अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या फिर चलती हुई ट्रेन में ही कोई दरवाजे को धीरे धीरे खोल रहा हो। पर मैं काफी लंबे समय तक उन आवाजों को अनदेखा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन आवाजों को सुनकर मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। कुछ समय बाद मैंने देखा कि मेरे सामने बैठे एक बुजुर्ग यात्री भी बेचैन थे। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, क्या तुमने भी सुनी ये आवाजें? मैंने सिर हिला दिया। फिर वो मेरे सामने बैठे बैठे मुझे एक पुरानी कहानी सुनाने लगे जो इसी ट्रेन से जुड़ी थी। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक महिला इस ट्रेन में रहस्यमय तरीके से मारी गई थी और उसके बाद से ही इस ट्रेन में कई अजीब अजीब घटनाएं घट चुकी हैं। लेकिन मैंने उस बुजुर्ग की कहानी को गंभीरता से नहीं लिया और सोने की कोशिश की। पर जैसे ही मैंने आंखें बंद की मुझे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अब की बार वो आवाज और ज्यादा करीब से आ रही थी, जैसे मेरे कान के पास ही कोई बोल रहा हो। मैंने डरते हुए चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद ये सब मेरी थकान की वजह से हो रहा है। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी ट्रेन अचानक से झटके के साथ रुक गई। ट्रेन के इस तरह रुकते ही मैं हड़बड़ाकर उठा और खिड़की से बाहर देखने लगा। जब मैंने ट्रेन के डिब्बे वाली खिड़की से आंखें फाड़ते हुए बाहर की तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो मुझे दिखाई देता है कि बाहर की तरफ सिर्फ घना जंगल और चारों ओर घना अंधेरा दिखाई दे रहा है। ट्रेन के रुकने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। ऐसी जगह पर ट्रेन का यूं इस तरह से रुकना मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर देता है। तभी से मुझे ये एहसास हो गया था कि ये यात्रा सामान्य नहीं होने वाली। ट्रेन के डिब्बे में वापस अपनी सीट पर बैठते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ट्रेन की बत्तियां धुंधली थीं, जिसके कारण उनकी रोशनी ठीक तरीके से ट्रेन के डिब्बे के फर्श तक भी नहीं पड़ रही थी, जिससे वहां पर थोड़ा अंधेरा सा ही था। अंधेरा होने के कारण अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया था। डिब्बे की दीवारें धुंधली और पुरानी थी, जिन पर समय की परतें छड़ चुकी थीं। छत पर लगे पंखे भी धीमी गति से घूम रहे थे और उनकी आवाजें भी अजीब सी प्रतीत हो रही थीं। सीटें भी पुरानी और थोड़ी फटी हुई थीं। इन सब से यह स्पष्ट हो रहा था कि इस ट्रेन की मरम्मत लंबे समय से नहीं हुई थी। अब मैं जिस डिब्बे में बैठा था उस डिब्बे में कुछ ही यात्री थे, जिनमें एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो बार बार अपने चारों ओर देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। एक बुजुर्ग महिला थी जो चुपचाप बैठी थी और बार बार एक ताबीज को पकड़े हुए कुछ प्रार्थना कर रही थी। साथ ही एक यात्री और थे जो दिखने में व्यापारी लग रहे थे और वो अपने सामान को बार बार चेक कर रहे थे, जैसे उन्हें डर हो कि कोई उनका सामान चुरा लेगा। तभी मैंने उस अधेड़ उम्र के आदमी से बातचीत शुरू की। क्या आपको भी अजीब सा महसूस हो रहा है? उसने मेरी ओर देखा और धीरे से बोला, ये ट्रेन साधारण नहीं है। यहां कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है। मुझे उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी वो बुजुर्ग महिला ने मेरी ओर देखा और बोली, बेटा, इस ट्रेन में कभी कभी डरावनी आत्माएं घूमती हैं। मैंने कई बार महसूस किया है कि कोई मेरे पास खड़ा है,
लेकिन जब मैं देखती हूं तो कोई नहीं होता। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अब जैसे जैसे रात बढ़ती गई, ट्रेन का माहौल और भी डरावना होता गया। डिब्बे में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। खिड़की के बाहर देखो तो केवल काला अंधेरा नजर आता था, जैसे कोई भयानक रहस्य छिपा हो। तभी अचानक पंखे की आवाज तेज हो गई और उसने एक डरावनी आवाज में घूमना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरी कल्पना है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। अचानक मैंने देखा कि सामने बैठे व्यापारी की आंखें बंद हो गई हैं और वो अचानक से ही अपनी सीट से बैठे बैठे नीचे गिर गए। वो कुछ इस तरह से गिरे थे जैसे किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया हो, लेकिन मेरी आंखों के सामने वहां कोई नहीं था। तभी उस बुजुर्ग महिला ने फिर से अपने ताबीज को हाथ में पकड़ा और जोर जोर से प्रार्थना करने लगी। फिर मैंने खुद को संभालते हुए उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या हुआ उन्हें। तो उस बूढ़ी औरत ने कांपते हुए जवाब दिया कि यहाँ की आत्माएं शांत नहीं हैं, वे हमें परेशान कर रही हैं। लेकिन तभी अचानक ट्रेन एक झटके के साथ फिर से रुक गई। इस बार मैंने देखा कि डिब्बे के बाहर एक धुंधली सी परछाई थी जो धीरे धीरे डिब्बे की ओर बढ़ रही थी। मैं अपने दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो परछाई धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। लेकिन फिर अचानक से वो परछाई गायब हो गई और ट्रेन फिर से चल पड़ी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरा मन अब भी डर और असामंजस्य में डूबा हुआ था। यह सफर अब मेरे लिए एक डरावना सपना बन चुका था, जिससे निकलना बहुत मुश्किल था। ट्रेन अब धीरे धीरे जंगल के बीच से गुजर रही थी और रात का समय था। बाहर की घनी अंधेरी रात ने मेरे मन में भय को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। मैं खिड़की से बाहर देखते हुए अपने विचारों में खोया हुआ था कि तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैंने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये मेरी पहली सीधी मुठभेड़ थी किसी अदृश्य उपस्थिति के साथ। जैसे ही मेरे साथ ये हुआ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दिल की धड़कन काफी तेज हो गई। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरी थकान और दिमाग का खेल है। अभी मैं अपनी सीट पर आराम से बैठा ही था कि तभी अचानक ट्रेन की लाइटें झपकने लगी, पहले धीमी फिर तेजी से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावना काला साया इस ट्रेन को अपने नियंत्रण में लेना चाहता हो। डर के मारे मेरी नजरें चारों ओर दौड़ रही थीं कि तभी मैंने देखा कि एक धुंधली परछाई मेरे सामने की सीट पर बैठी हुई थी। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वो परछाई एक औरत की थी जो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ रही थी। मुझे दिखाई देता है कि उसकी आंखें अजीब और बहुत ज्यादा डरावनी हैं। तभी परछाई मेरी ओर बढ़ने लगी और जैसे ही उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, अचानक से ट्रेन के डिब्बे की सारी लाइटें बंद हो गई। तभी मैंने घबराकर अपने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन अब वो भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर कुछ ही पलों बाद लाइटें अपने आप ही फिर से जल उठी, पर अब वो डरावनी परछाई वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन अब भी मेरी सांसें डर के मारे काफी तेज चल रही थी और दिल जोर से धड़क रहा था। एक बार फिर से मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और सोचा कि ये सब मेरी कल्पना का ही हिस्सा है, क्योंकि इसके अलावा उस वक्त मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। खुद को समझाने और दिल को सांत्वना देने के अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब कुछ नहीं था, बस मेरी कल्पना थी। मैंने सोच लिया कि थकान और यात्रा की वजह से मेरा दिमाग खेल खेल रहा है। तभी मैं अपने आप से कहता हूं कि ये बस एक भ्रम है और मुझे इसे नजरअंदाज करना है। लेकिन मैं जितना उस चीज को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, मेरा डर उतना ही बढ़ता जा रहा था। ट्रेन के डिब्बे में हो रही अजीब घटनाएं, झपकती लाइटें और चलती परछाइयां मेरे मन में एक गहरी छाप छोड़ रही थीं। तभी मैंने तय किया कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा और बस अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करूंगा। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने सोचा कि क्या ये सब सच में हो रहा है या फिर मेरा दिमाग ही मुझे धोखा दे रहा है। पर जो भी हो, उस यात्रा ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, जल्द से जल्द दार्जिलिंग पहुंचना और इस डरावनी यात्रा से छुटकारा पाना। जैसे जैसे ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, मेरा मन अतीत की उस घटना के बारे में जानने को बेचैन हो रहा था। मैंने अपने आसपास के यात्रियों से बात करने की कोशिश की, पर ज्यादातर लोग अपनी ही धुन में थे। तभी मेरी नजर उस बुजुर्ग यात्री पर पड़ी जिसने मुझे पहली बार ट्रेन के भूतिया इतिहास के बारे में बताया था। तभी मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर
उनके पास जाकर कहा कि आपने पहले बताया था कि इस ट्रेन का इतिहास बहुत डरावना है। क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? तभी उस बुजुर्ग ने अपनी आंखें एक बार बंद करके गहरी सांस लेते हुए फिर से खोली और मुझसे कहा, यह ट्रेन सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं है बेटा, ये कई डरावनी रूहों की मंजिल भी है। आज भी उस ट्रेन में डरावनी आत्माएं सफर करती हैं। ये जो जंगल के बीच में बार ये ट्रेन अचानक से रुक रही है, ये ऐसे ही नहीं रुक रही है, बल्कि तुम ये समझ लो कि जैसे ही झटके के साथ अचानक से जब ये ट्रेन अपने आप ही रुकती है, तो इसका मतलब या तो इस ट्रेन से कोई डरावनी आत्मा जंगल में अपनी मंजिल आने पर उतर रही है, या फिर इस घने जंगल से कोई डरावनी आत्मा इस ट्रेन में चढ़ रही है। लेकिन फिर उस बुजुर्ग आदमी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कई साल पहले इस ट्रेन में एक महिला सफर कर रही थी। उसका नाम रुक्मिणी था। वो अपने पति के साथ दार्जिलिंग जा रही थी, पर यह सफर उनके लिए आखिरी साबित हुआ। उस रात जब ट्रेन जंगल के बीच से गुजर रही थी, तो कुछ लुटेरों ने ट्रेन पर हमला कर दिया। रुक्मिणी और उसके पति ने बहादुरी से उनका सामना किया, लेकिन लुटेरों ने बड़ी ही निर्दयता से रुक्मिणी को मार डाला और उसके पति को बुरी तरह घायल कर दिया। ये बात कहते कहते ही उस बुजुर्ग आदमी ने एक गहरी सांस ली और फिर आगे बोलने लगा। रुक्मिणी की आत्मा उस दिन से इस ट्रेन में भटक रही है। उसे न्याय नहीं मिला, जिसके कारण उसकी आत्मा इस ट्रेन में हर रात चीखती और रोती है। कई यात्रियों ने उसे देखा भी है, पर जिन लोगों ने भी उसे देखा है, उनका कहना है कि उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए तड़प रही है। उस बुजुर्ग के मुंह से यह कहानी सुनकर मेरे मन में अजीब सी बेचैनी और डर की लहर दौड़ गई। लेकिन फिर मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, पर अब रुक्मिणी की दुखद कहानी मेरे मन में कुरेदने लगी थी। मैं सोच रहा था कि कैसे मरने के बाद भी एक इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्या वो वही परछाई थी जिसे मैंने देखा था? क्या वो सचमुच बदला लेने आई है? मैंने फिर से उस बुजुर्ग से पूछा, क्या इस ट्रेन में और भी ऐसी घटनाएं हुई हैं? तो उस बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कई बार। कई यात्रियों ने उसकी चीखें सुनी हैं और कुछ ने तो उसकी परछाई भी देखी है, पर किसी ने भी उसे कभी परेशान नहीं किया, क्योंकि वे जानते हैं कि उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। मैंने सोचा कि क्या मेरे साथ भी वही सब होने वाला है जो दूसरे यात्रियों के साथ हुआ था। मेरी जिज्ञासा अब डर में बदल चुकी थी। अब ट्रेन के उस डिब्बे में होने वाली हर छोटी से छोटी आवाज, हर हलचल मुझे डराने लगी थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि यह यात्रा सचमुच सामान्य नहीं है। रुक्मिणी की आत्मा अब मेरे लिए एक रहस्य नहीं, बल्कि एक वास्तविकता थी जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जैसे जैसे रात गहराती गई, ट्रेन के भीतर का माहौल और भी डरावना होता गया। उस बुजुर्ग यात्री द्वारा बताई गई रुक्मिणी की कहानी मेरे मन में घूम रही थी। मैं अपनी सीट पर बैठा बैठा कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक मुझे अपनी पीठ पर एक भारीपन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझ पर हावी हो रही हो। मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे और मेरा शरीर अकड़ाता जा रहा था। मैं हिलने डुलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया था। अब मेरे दिमाग में अजीब अजीब विचार आने लगे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे विचारों को नियंत्रित कर रहा हो। मेरी आंखों के सामने धुंधली धुंधली छवियां आने लगी थीं और मैं एक अजीब सी दुनिया में खो गया था। शायद उस डरावनी आत्मा का मुझ पर असर हो रहा था। शायद वो मेरे शरीर पर अपना कब्जा करना चाहती थी। जैसे जैसे उस आत्मा का प्रभाव मुझ पर बढ़ता गया, मैंने अपने शरीर में कई शारीरिक परिवर्तन महसूस किए। मेरे हाथ पैर थरथराने लगे थे और मेरी आवाज बदलने लगी थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी थीं और मैं खुद को एक अजीब सी मानसिक अवस्था में महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं रहा ही नहीं, बल्कि कोई और ही बन गया हूं। मेरी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे थे। मैं महसूस कर सकता था कि रुक्मिणी की आत्मा मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है और मेरे शरीर को अपने नियंत्रण में ले रही है। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर अब मेरा नहीं रहा था। मेरी हर हरकत अब रुक्मिणी के आदेशों पर चल रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं उसकी कठपुतली बन गया हूं। मैंने ट्रेन के अन्य यात्रियों की ओर देखा, लेकिन उनकी नजरें भी मुझसे दूर थीं। शायद वो मेरी स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन मेरे अंदर हो रहे बदलाव को देखकर वो सब भी सहम गए थे। ट्रेन के डिब्बे में बैठे अन्य यात्रियों ने
मेरी उस हालत को देखकर डरना शुरू कर दिया था। वो बुजुर्ग महिला जो अब तक तावीज को पकड़कर प्रार्थना कर रही थी, उसने मेरी ओर देखा और चौंक कर बोली, तुम्हें कुछ हो रहा है बेटा, शायद वो आत्मा तुम्हारे भीतर आने का प्रयास कर रही है। उस बूढ़ी औरत की आवाज में डर और चिंता साफ साफ झलक रही थी। अन्य यात्री भी मेरी स्थिति देखकर परेशान हो गए थे। व्यापारी जो पहले अपने सामान को चेक कर रहा था, अब वो सहमे हुए मुझे देखे जा रहा था। एक जवान लड़के ने डरते डरते मुझसे पूछा, क्या आपको डॉक्टर की जरूरत है? लेकिन उसको मैं जवाब नहीं दे पाया। मेरी आवाज अब मेरी नहीं रही थी। रुक्मिणी की आत्मा ने मुझे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। ट्रेन के उस डिब्बे में अब हर किसी के चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। मेरी हरकतें अब अजीब होती जा रही थीं। मैंने खुद को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन रुक्मिणी की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। उसने मुझे पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। अन्य यात्रियों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया था और कुछ ने ट्रेन के टीटी को भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के भीतर का माहौल अब पूरी तरह से भूतिया हो चुका था। लाइटें फिर से झपकने लगी थीं और ट्रेन के डिब्बे में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ट्रेन किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में आ चुकी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरा शरीर और मन पूरी तरह से रुक्मिणी के काबू में आ गया था। अब मेरी हरकतें और भी अजीब और डरावनी हो गई थीं। मैंने अचानक से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था और मेरे शरीर ने अजीब अजीब मुद्राएं बनानी शुरू कर दी। अन्य यात्री अब पूरी तरह से डर गए थे और डिब्बे के कोनों में दुबक कर बैठ गए थे। रुक्मिणी की आत्मा ने जब मुझ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, तब मेरी हरकतें अजीब और भयावह हो गईं। मैंने खुद को एक अजीब सी शक्ति से भरपूर महसूस कर रहा था। मैंने ट्रेन के भीतर अफरा तफरी मचानी शुरू कर दी। मेरे हाथ अब मेरे नियंत्रण में नहीं थे, वे रुक्मिणी के आदेशों पर चल रहे थे। मैं ट्रेन के उस डब्बे में सवार यात्रियों पर हमला करने लगा। अब मैं किसी को धक्का दे रहा था तो किसी का सामान फेंक रहा था। एक यात्री जो अपनी सीट पर बैठा था, उसे मैंने अचानक उठाकर फर्श पर गिरा दिया। मेरे ऐसा करने पर वो जोर जोर से दर्द से कराहते हुए उठा, पर मेरी ताकत उसके मुकाबले बहुत ज्यादा थी। मैंने उसकी ओर बढ़ते हुए उसे और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर होते हुए देखकर अन्य यात्रियों ने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया था। डिब्बे में चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। जैसे जैसे मेरा भूतिया कृत्य बढ़ता गया, वैसे वैसे ट्रेन में अलौकिक घटनाएं भी बढ़ने लगीं। कभी कभी अचानक से ट्रेन की दीवारों पर अजीब अजीब तरह की डरावनी परछाई दिखाई देने लगी, जो डर को और भी बढ़ा रही थी। कभी कभी एक अजीब सी आवाज गूंजती थी, जैसे किसी ने बहुत जोर से चीख मारी हो। एक यात्री ने डरते डरते खिड़की के बाहर देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक धुंधली सी डरावनी परछाई ट्रेन की स्पीड के साथ उसके बराबर से गुजर रही है। साथ ही ट्रेन के भीतर का माहौल पूरी तरह से भूतिया हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर किसी पर हावी हो रही हो। यात्रियों ने यह सब देखकर यह समझ लिया था कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा। तभी बूढ़ी औरत जिसने पहले भी ताबीज पकड़ा हुआ था, उसने अपनी ताबीज निकाली और जोर जोर से प्रार्थना करने लगी। साथ ही उसने अन्य यात्रियों को भी हिम्मत बंधाई और उन्हें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करने की सलाह दी। तभी एक जवान लड़के ने साहस दिखाते हुए कहा कि हमें उसे रोकना होगा, नहीं तो वो हम सबको नुकसान पहुंचा देगा। उन्होंने एक योजना बनाई और अन्य यात्रियों को भी उसमें शामिल किया। कुछ यात्रियों ने तो मुझसे दूरी बनाए रखी, जबकि अन्य ने धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ना शुरू किया। उन्होंने मुझे काबू में करने की कोशिश की, पर रुक्मिणी की आत्मा के कब्जे के कारण मैं बहुत शक्तिशाली हो गया था। उस बूढ़ी औरत ने अपने तावीज को मेरी ओर बढ़ाते हुए जोर से कहा, तुम जो कोई भी हो, इस लड़के का पीछा छोड़ दो। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने इसके शरीर पर अपना कब्जा क्यों कर रखा है? उसके ऐसा कहते ही पता नहीं मुझे क्या होता है और मैं गुस्से में उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता हूं। लेकिन मेरे को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो बूढ़ी औरत मेरे सामने से अचानक से हट जाती है और मैं उस बूढ़ी औरत के बिल्कुल पीछे खड़े हुए उस जवान लड़के के ऊपर टूट पड़ता हूं। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं नरभक्षी हो गया हूं, क्योंकि उस जवान लड़के के ऊपर हमला करते ही मैंने दांतों से सीधा उसके एक कान को पकड़ लिया और उसके बाद मैं उसके कान को चबाने लगा और काटने लगा। मेरे ऐसा करने पर उस लड़के के कान से खून निकलने लगा था। खून निकलकर मेरे मुंह पर लगने के बाद तो
मैं और भी ज्यादा आक्रामक हो गया था। बात तो मैंने सीधा उसके कान को अपने नुकीले दांतों से चबाकर काट ही डाला था और उसका वो कान कटकर मेरे मुंह में ही आ गया था। मेरे ऐसा करते ही अब उस ट्रेन के डिब्बे के साथ साथ जिस जंगल से वो ट्रेन गुजर रही थी, उस पूरे जंगल में उस लड ढचके की चीख गूंज पड़ी थी जिसका मैंने कान उखाड़ लिया था। अब उस ट्रेन के डब्बे के फर्श पर उस लड़के का खून ही खून हो गया था। पर इससे पहले कि मेरे शरीर के अंदर आई हुई वो डरावनी आत्मा उस लड़के के ऊपर फिर से हमला करती, उससे पहले ही उस बूढ़ी औरत ने अपने हाथ में जो ताबीज ले रखा था, उस ताबीज को वो अचानक से मेरे गले में डाल देती है। और ताबीज के मेरे गले में डालते ही उस वक्त जो डरावनी आत्मा मेरे शरीर के ऊपर हावी हो रही थी, वो मेरे शरीर को छोड़ देती है और मैं उसी वक्त वहां पर बेहोश होकर गिर जाता हूं। लेकिन जिस वक्त वो बूढ़ी औरत अपने उस ताबीज को मेरे गले में डाल रही थी, उस वक्त शायद मेरे शरीर के ऊपर हावी हो रखी उस आत्मा ने उसको देख लिया था। इसी वजह से ताबीज मेरे गले में पड़ने के साथ ही मैं, यानी कि मेरे शरीर में आई ही वो डरावनी और खूनी आत्मा उस बूढ़ी औरत के इतनी तेजी से चाटा मरती है कि उस बूढ़ी औरत का सर सीधा उस ट्रेन के लोहे के डिब्बे से जाकर लगता है। वो इतनी तेजी से उस डब्बे की दीवार में जाकर लगी थी कि उसका सर भी फट गया था और वो भी वहीं पर बेहोश होकर गिर गई थी। उसके साथ ही जब तक दार्जिलिंग का स्टेशन आया, तब तक जिस लड़के का मैंने कान काट दिया था, वो लड़का भी बेहोश हो चुका था। लेकिन फिर स्टेशन आने के बाद हम तीनों को ही अस्पताल लेकर जाया जाता है और इस तरह से खून खराबे के साथ मेरा वो भूतिया ट्रेन का सफर खत्म हो जाता है। पर शायद उस दिन अगर उस ट्रेन के डिब्बे में वो बूढ़ी औरत ना होती तो पता नहीं मेरे शरीर पर हावी हो रखी उस डरावनी आत्मा ने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।